नए साल का पहला बड़ा धमाका आ चुका है। विमुद्रीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और वहां एक नारी पड़ी है सब पे भारी। कहने का मतलब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने विमुद्रीकरण को जो उसका तरीका था उसको कानूनी रूप से सही नहीं बताया है और वो 4 जज जो 5 लोगों की संविधान पीठ बनी थी उसमें 4 लोग जो थे उन्होंने विमुद्रीकरण का फेवर किया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन का विरोध किया है। सारी चीजें देखेंगे हम, डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे क्या है संविधान पीठ, सारी चीजें देखेंगे और सब चीजें बढ़िया रही तो 2027 में भारत को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बीवी नागरत्ना मिल जाएंगी। तो जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो की एक नारी सब पर भारी। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टाइमलाइन समझेंगे, क्रोनोलॉजी समझेंगे कि किस प्रकार से डीमोनेटाइजेशन आगे बढ़ा। तो सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4-1 की मेजॉरिटी से डिसीजन दिया है। तो क्या है ये 4-1 की मेजॉरिटी, हम देखेंगे। जहां 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे, कब बंद किए गए थे? नवंबर 8, 2016 में। आप सभी को याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पर आए थे और नेशनल टीवी पर उन्होंने ये कहा था कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे कहने का मतलब ये है कि आज से 500 और 1000 रुपए का नोट यदि आप लेकर के जाते हैं मार्केट में तो कोई आपको सामान नहीं देगा। और अचानक से सारी अर्थव्यवस्था हिल गई पूरे तरीके से, क्योंकि ये किसी को पता नहीं था, ऑब्वियस सी बात थी। और उसके बाद चीजें यूं हुई कि अगले दिन ही लियाज आने लगे, कहने का मतलब पिटीशन फाइल होने लगे सुप्रीम कोर्ट में। किसके खिलाफ? विमुद्रीकरण के खिलाफ। और एक डेटा के अनुसार लगभग 58 पिटीशन फाइल हुए विमुद्रीकरण के खिलाफ। तुरंत दिसंबर 2016 में एक बेंच का गठन किया गया जिसको हेड कर रहे थे कौन? जस्टिस TS ठाकुर। और ये जो बेंच थी ये 5 लोगों की बेंच थी, ठीक है ना। ये 5 लोगों की बेंच थी, ध्यान रखिएगा 5 लोगों की बेंच थी है, लेकिन ये संविधानिक पीठ नहीं थी। संविधान पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है कि कम से कम 5 लोग होने तो चाहिए, 5 लोग होना तो चाहिए, लेकिन वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मुद्दे पे बात करे, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के की कोई डेफिनेशन देना हो, उसका कोई क्रूशियल कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा हो, तब वो जाकर के संविधान पीठ कहलाती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहलाती है। कहने का मतलब हर 5 लोगों की बेंच संविधान पीठ नहीं कहलाएगी। तो दिसंबर 2016 में जो पीठ बनी, उसके बाद अगस्त 2017 में RBI का चौंकाने वाला डेटा सामने आया कि इस डीमोनेटाइजेशन के बाद में 1 साल के अंतर्गत ही 1.7 लाख करोड़ 1.7 लाख करोड़ रुपए जो है ये डीमोनेटाइजेशन के दौरान वापस से बैंक सिस्टम में आए हैं। और यदि ये तो RBI का डेटा हो गया, एक और डेटा के अनुसार लगभग 2.8 से लेकर के 4.3 लाख करोड़ रुपए वापस से सिस्टम में आए थे, ठीक है ना। अब जुलाई 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम 3 साल से IT की रेड मार रहे हैं, इनकम टैक्स की रेड मार रहे हैं, और हमको पता चला कि बहुत सारा काला धन मार्केट में है। और काला धन लगभग कितना? 71,941 करोड़, लेकिन इससे कहीं ज्यादा 1 साल के अंदर पूरा वापस मार्केट में 500 और 1000 रुपए के नोट के रूप में वापस आया। तो उसके बाद में अगस्त 25, 2017 को RBI ने 50 और 200 के नए नोट इशू कर दिए। भाई पहले क्या हुआ? 500 और 1000 के नोट बंद हुए, तो 500 और 2000 के नए नोट वापस से लाए गए मार्केट में। 1000 का नोट पूरी तरीके से बंद हो चुका है, लेकिन फिर 50 और 200 के नोट भी लाए गए। कहां? अगस्त 25, 2017 को, ठीक। अब सितंबर में यह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये जो मुद्दा है, अब ये बड़ा मुद्दा हो चुका है, ये एक संविधान का मुद्दा हो चुका है, जहां जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के एक जो डिसीजन आ चुका है उसकी संवैधानिकता पे बात करेगी। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन उठेगा, जब इस प्रकार का कोई क्रूशियल प्रश्न आएगा, तब जाके वो पीठ संविधान पीठ कहलाएगी। इसलिए ये पीठ कहलाई संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता किसको दी गई? जस्टिस SA नजीर को दी गई, ठीक है ना। तो याद रखेंगे पहले भी 5 लोगों की बेंच बनी थी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं थी। ये जो है वो संविधान पीठ या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी और इसने कहा कि हम देखेंगे, हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज रहेगी। क्यों? सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने सालों बाद, यानी 2022 में हम बात कर रहे हैं, 2016 से लेकर के 6 साल अब हो गए, सारे नए नोट मार्केट में आ गए, अब उसको पलटा तो नहीं जा सकता। तो ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज इस तरीके से होगी कि उसकी लीगैलिटी पे बात होगी कि भाई जो डिमोनेटाइजेशन किया गया, जो विमुद्रीकरण किया गया, वो कानूनी रूप से सही था या नहीं था, बस इसकी बात होगी। और इसलिए संविधान
पीठ ने इसके बाद में, ऐसा कहने के बाद में, दिसंबर 2022 में कहा किसको, सेंटर को और आरबीआई, कि भाई अपने अपने दस्तावेज लेके आओ कि कौन कौन से ऐसे दस्तावेज थे जिसके माध्यम से आपने विमुद्रीकरण को आप लेकर के आए हैं, और ये आप बताएंगे हमको, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये तरीका जो था वो कानूनी था या गैर कानूनी था। तो लोगों ने कहा भाई इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि आने वाले समय में यदि सेंटर कोई ऐसा डिसीजन लेता है तो वो उसकी संवैधानिकता को, वो कानूनी उसके जो ढांचे हैं उसको ध्यान में रखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनवरी 2023 को बड़ा फैसला आया। बड़ा फैसला इसलिए आया क्योंकि 5 लोगों की संविधान पीठ में 4 लोगों ने कहा कि चलिए ये तो कानूनी रूप से सही था, लेकिन एक नारी सब पे भारी यानी जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि भले ही डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण जो लाया गया था, ब्लैक मार्केटिंग को हटाने के लिए लाया गया था, टेरर फंडिंग यानी आतंकवाद में जो पैसा लगता है उसको हटाने के लिए लाया गया था, उसका प्रयोजन सही था, उद्देश्य सही था, लेकिन जिस तरीके से लाया गया वो तरीका कानूनी नहीं था। तो याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, डीमोनेटाइजेशन का विरोध नहीं किया जस्टिस बीवी नागरत्ना ने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में, संविधान के प्रकाश में उसको उन्होंने कानूनी रूप से सही नहीं बताया है। और इसलिए 4-1 से फैसला भले ही सेंटर के तरफ चला गया, लेकिन एक बीवी नागरत्ना के फैसले को अपन माइनॉरिटी जजमेंट जिसको कहते हैं, इसको अपन कहेंगे मेजॉरिटी जजमेंट, इसको अपन कहेंगे माइनॉरिटी जजमेंट। तो माइनॉरिटी जजमेंट ने सेंटर को एक चीज ये तो बता दी कि कहीं ना कहीं जो आपका तरीका था वो संविधान की नज़र में, भले ही 5 लोगों की बेंच बैठी थी, 4 लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन एक ने कहा कि ये अनलॉफुल था। तो आने वाले समय में सेंटर जो है यानी एग्जीक्यूटिव जिसको अपन कार्यपालिका कहते हैं, वो आने वाले समय में यदि कोई भी डिसीजन लेगा तो उसके लिए वो ध्यान रखेगा, उसकी संवैधानिकता और उसके कानूनी पक्ष का ध्यान रखेगा। तो जनवरी में डिसीजन आ गया कि 1000 और 500 वाले जो नोट थे वो सही थे, और इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसमें 4 लोगों ने क्या कहा, जस्टिस नजीर के साथ में जो बाकी लोग ने, आप देखिए ध्यान से सुनेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपन देखेंगे कि पूरे भारत में डेमोक्रेसी के 3 पिलर माने जाते हैं। पहले को अपन क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर या फिर हिंदी में अपन इसको कहते हैं विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेचर या विधायिका। दूसरे नंबर पे अपन कहते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और जहां देश के हर एक आम इंसान को, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी भरोसा होता है जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसको अपन क्या कहते हैं, जुडिशरी या न्यायपालिका, जहां से व्यक्ति को क्या मिलता है, न्याय मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए, कोई भी आप घर की यदि आप बात करेंगे तो घर में भी लोगों को अलग अलग पावर मिले हुए होते हैं, तो उनके बीच में सेपरेशन जरूर होता है। तो यहां भी डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर जरूर है। तीनों जो ब्रांचेस बनाई गई हैं, लेजिस्लेचर का अपना अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना अलग काम है, जुडिशरी का अपना अलग काम है। तो यदि कार्यपालिका कोई निर्णय देती है तो जुडिशरी संविधान के प्रकाश में जरूर उसको देखेगी, लेकिन उस फैसले पर वो तभी उस फैसले को पलट नहीं सकती। यदि वो संविधान के तौर पे गलत है तो उसको कह सकती कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उस हिसाब से फिर उसको खारिज कर सकती है। लेकिन इसका कोई डिसीजन है, ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, और ये भी इंडिपेंडेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं, शक्तियों का विभाजन या सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमारे संविधान का एक मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर है। केशवानंद भारती केस में संविधान जो सुप्रीम कोर्ट था उसने एक मूल ढांचा तैयार किया था कि भाई कोई भी कानून आप लेके आ सकते हो, लेकिन ये मूल ढांचे को क्या नहीं करना चाहिए, ये मूल ढांचे पे इसका विरोध नहीं होना चाहिए, यानी मूल ढांचे को ये अलग मत करे। तो यहाँ जुडिशरी के 4 लोगों ने क्या कहा कि देखिए भाई ये तो एग्जीक्यूटिव का डिसीजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया आरबीआई के साथ मिलकर। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आरबीआई वैसे तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन आती किसके अंतर्गत है, वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो देखिए आरबीआई की अपनी फंक्शनिंग है और सेंट्रल गवर्नमेंट की इसकी फंक्शनिंग, इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। लेकिन फिलहाल जो कार्यपालिका जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी और आरबीआई भी आएगी, तो ये दोनों मिलकर के जो डिसीजन लेंगे उस पे अपन कि कोई किसी तरीके का विरोधाभास नहीं हो सकता, किसी तरीके से हम उसको काट नहीं सकते डिसीजन को। हाँ, ये देख सकते हैं कि इस लाइट में, संविधान के प्रकाश में ये कानूनी रूप से सही है या नहीं है। तो जब जुडिशरी ने देखा तो ये पाया कि कानूनी रूप से सही है, 4 लोगों ने पाया, और एक जो जस्टिस बीवी नागरत्ना थी उन्होंने पाया कि ये कानूनी रूप से सही नहीं था।
अब हम देखेंगे कि कानूनी रूप से क्यों सही नहीं उन्होंने पाया। यहां 4 लोगों ने कहा कि जुडिशरी यहां सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर के कारण हम एग्जीक्यूटिव के डिसीजन पे कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बोले जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि इसको आप साइड रखो, मैं बात इसकी कर रही हूं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रही हूं, ठीक है ना। आरबीआई एक्ट यदि आप पढ़ोगे, आरबीआई एक्ट 1934 जिसके मार्फत से आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो इसका सेक्शन 26(2) यह कहता है कि यदि ये किसी भी प्रकार के नोट को अपने को परिवर्तित करना है या विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन लाना है, तो सबसे पहले आरबीआई की जो सेंट्रल बॉडी है जिसमें गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो रिकमेंड करेंगे सरकार को। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने आरबीआई को बनाया है इसलिए कि किसी भी प्रकार का ऐसा बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन होता है तो उसमें कौन अपनी राय देगा, आरबीआई अपनी राय देगी। तो आरबीआई की सेंट्रल बॉडी रिकमेंड करना चाहिए किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आरबीआई की सेंट्रल बॉडी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की कार्यपालिका। अब देखिए, कार्यपालिका विधायिका में यदि किसी को अंतर ना पता हो तो देख लीजिए भाई, समझ लीजिए पूरी संसद है, पूरी संसद क्या है, आपकी विधायिका है। अब उसमें जितने मंत्री हैं प्रधानमंत्री के साथ में, वो क्या कहलाएंगे, कार्यपालिका। क्योंकि बड़े बड़े जो डिसीजंस हो सकते हैं वो कौन ले सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स या मंत्री ले सकते हैं, ठीक है ना। तो लेजिस्लेचर, यहां इन्होंने ये कहा कि 26(2) के अंतर्गत पहली बात तो आरबीआई ने रिकमेंड करना था, और आरबीआई ने जो अपने कागज प्रस्तुत किए हैं, भाई जस्टिस नजीर की बेंच ने कहा कि कागज प्रस्तुत करो, तो कागज जो प्रस्तुत किए उसमें यह समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी क्लियर नहीं है। ये जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि आरबीआई ने रिकमेंड किया हो, ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर थोपा हुआ, और ये सिर्फ 24 घंटे के अंतर्गत हुआ, एक दिन के अंतर्गत हुआ। तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। कहने का मतलब, यदि आपको लाना भी था इस प्रकार की चीज, तो चलो 26(2) की बात छोड़ दो, 26(2) की बात छोड़ दो, संसद में भी ऐसा प्रावधान है कि यदि आपको इस तरीके की कोई चीज लाना है तो आप संसद के माध्यम से ला सकते हो। भाई, पूरे भारत की जनता ने लोकसभा में अपने अपने राज्यों से लोकसभा में और राज्यसभा में अपने कैंडिडेट्स भेजे हैं, जो हमारी आवाज बन करके वहां पे बैठे हुए हैं। तो यदि कोई कैबिनेट एग्जीक्यूटिव यदि कोई कुछ लाना चाहती, इतना बड़ा कोई बदलाव करना चाहती है नेशनल लेवल पे, तो एक आप बिल लेकर के आते, और उस बिल पे जो संसद है यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों यदि उसको पास करते और फिर राष्ट्रपति के यदि उसमें हस्ताक्षर हो जाते, तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता। भी इस तरीके से लाते तो ठीक था। आप तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसको लेके आ रहे हो। कहने का मतलब, कार्यपालिका ने जस्ट एक क्या पास कर दिया, एक ऑर्डर पास कर दिया और कहा कि हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर यहां तो सही है, लेकिन यहां भी तो सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। यहां आपने जो लेजिस्लेचर का जो पावर है यानी जो विधायिका का पावर है, उसको सुपरसीड आप करते हुए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने 4 लोगों से इसलिए डिफरेंस बताया कि जहां 4 लोग कह रहे हैं कि जुडिशरी और न्यायपालिका और कार्यपालिका में आपस में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, वहां उन्होंने कहा कि यहां भी सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि मूल ढांचे में सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत ही 5 बड़े बड़े रिनोन्ड जजेस जो हैं वो बैठे हुए हैं, और सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत एक बार इसकी बात हो रही है और एक बार इसकी बात हो रही है। तो तीनों जो अलग अलग हमारी जो ब्रांचेस हैं डेमोक्रेसी के, वो अपने अपने स्तंभ हैं, और एक भी स्तंभ जो है वो एक दूसरे का पूरक जरूर है, लेकिन अपने अपने आप में सभी इंडिपेंडेंट हैं, सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ब्रांच जैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकती, उसी प्रकार कार्यपालिका भी विधायिका के ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकती। तो ये कहना था जस्टिस बीवी नागरत्ना का, और इसके माध्यम से ये डिसीजन आता है डिमोनेटाइजेशन का। और ये एक बहुत बड़ा सबक है आने वाले समय में कि कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से लाइट में देखा जा सकता है, लेकिन कभी भी केंद्र सरकार कोई कानून बनाए तो वो आरबीआई को भी साथ में रख के चले। जो देखिए, अब आरबीआई भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ रही है। केंद्र सरकार को यदि कोई डिसीजन लेना है तो आरबीआई को भी साथ में लेकर के चले, और ये तीनों ब्रांचेस के अपने अपने जो पावर है, तो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सुपरसीड न करे। यही हमारे संविधान का मूल ढांचा है, और इसी संविधान के मूल ढांचे को लेते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। और ये अच्छी बात यह है कि 2027 में भारत को यदि सब कुछ सही चला तो अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही आने वाले समय में ऐसे ही पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। ये न सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, बल्कि एक आम व्यक्ति जो ज्ञान हासिल करना चाहता है इस क्षेत्र में, उसके लिए भी हमारा चैनल काम कर रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना यदि अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।